ब्रिटिश प्रशासन में संवैधानिक एवं प्रशासनिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इन ब्रिटिश रूल। भारतीय प्रशासनिक ढांचा प्रधानतया ब्रिटिश शासन की विरासत है। भारतीय प्रशासन के विभिन्न ढांचागत और कार्यप्रणालीगत पक्षों जैसे सचिवालय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएं, भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यालय पद्धति, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, बजट प्रणाली, लेखा परीक्षा, केंद्रीय करों की प्रवृत्ति, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन आदि की जगह ब्रिटिश शासन में निहित हैं। भारत में ब्रिटिश शासन काल को दो चरणों में विभक्त कर सकते हैं। वर्ष 1858 तक कंपनी का शासन और वर्ष 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन। भारत प्रशासनिक विकास 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ प्रथम की सहमति से दिया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जिसे केप ऑफ गुड होप से लेकर पूर्व की तरफ मैगेलन की खाड़ी, भारत, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका आदि तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। अंग्रेजों ने कंपनी काम पहला व्यापारिक केंद्र के रूप में सूरत को चयनित किया। राजपत्र की अधिसूचना अनुसार कंपनी की पहली टोली 1601 में सर जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में यात्रा प्रारंभ की। ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान में हुए परिवर्तनों, जिससे ब्रिटिश शासनकालीन भारत में प्रशासन की कार्य पद्धति और संगठन के लिए कानूनी आधार प्राप्त हुआ, की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने और विनियमित करने की दिशा में उठाया गया ये पहला कदम था। इसके फलस्वरूप केंद्रीय प्रशासन की नींव में निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया। प्रथम गवर्नर जनरल होने का श्रेय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को मिला। इसने मुंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। इसने कोलकाता में शीर्ष न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इस अधिनियम ने भारतीयों को मामलों को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी शासी निकाय, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया, जो कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करता था। इसने कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। चार्टर एक्ट 1833 इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की पदवी प्रदान की। उसे सभी तरह की नागरिक और सैन्य शक्तियां प्राप्त हुईं। मुंबई और मद्रास की सरकार को अपनी विधायी शक्तियों से वंचित होना पड़ा। ब्रिटिश कालीन भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अंतिम कदम था। इस एक्ट के फलस्वरूप ही प्रथमतः भारत सरकार का आविर्भाव हुआ, जिसे ब्रिटिश शासकों द्वारा अधिकृत समस्त क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त था। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियां का भी अंत हो गया। चार्टर एक्ट 1853 इस अधिनियम के परिणामस्वरूप गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों का पहली बार पृथक्करण हुआ। इस अधिनियम के फलस्वरूप ही कंपनी के लिए लोक सेवकों की भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सूत्रपात हुआ तथा डायरेक्टरों को अपनी शक्तियों से वंचित होना पड़ा। भारत शासन अधिनियम 1858 इस अधिनियम के फलस्वरूप भारत की सरकार, क्षेत्र और राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हुआ, अर्थात कंपनी का शासन भारत में ब्रिटिश ताज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश ताज की शक्तियों का प्रयोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा होने लगा। इस प्रकार कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्थान इस नए पद ने ले लिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जिसकी सहायतार्थ 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारतीय प्रशासन पर सर्वाधिकार और नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त थीं। गवर्नर जनरल उसका एजेंट होता था तथा वह ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत में पहली बार प्रतिनिधिक संस्थाओं की शुरुआत हुई ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि विधायी कार्यों के समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ भारतीय भी शामिल हों। इससे मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां प्राप्त हुईं, जिसके फलस्वरूप विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ। पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता मिली। इससे गवर्नर जनरल को परिषद में सुचारू कार्य व्यवहार करने के लिए नियम निरूपण की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892
इस अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव के सिद्धांत का परिचय हुआ। गवर्नर जनरल को तब भी नामांकन की शक्ति प्राप्त थी जब सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते थे। इस अधिनियम द्वारा विधायी परिषद के कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ, उसे बजट संबंधी चर्चा करने और कार्यकारिणी के समक्ष प्रश्न रखने की शक्तियां प्राप्त हुईं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मिंटो माले सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड माले भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे तथा लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे। इसके द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम बदलकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया और इसमें आधिकारिक बहुमत का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों में अनाधिकारिक बहुमत की शक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषदों के आकार और कार्यप्रणाली को विस्तार दिया गया। अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचक मंडल की धारणा को स्वीकार कर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत भी की गई। इस प्रकार अधिनियम के माध्यम से संप्रदायवाद को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसके द्वारा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक माना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत में तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोटे तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का अलग अलग निर्धारण कर प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में कमी लाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को अपनी अपनी विषय सूची से संबंधित कानून बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित दो भागों में विभक्त किया गया। स्थानांतरित विषयों को गवर्नर द्वारा प्रसारित किया जाता था, जिसे अपने कार्य में विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का सहयोग प्राप्त था। आरक्षित विषय भी गवर्नर के अधीन थे, किंतु इसमें उसे कार्यकारी परिषद का सहयोग प्राप्त था जो विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। शासन की इस दोहरी पद्धति को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता था, परंतु ये प्रयोग सफल नहीं रहा था। इस अधिनियम के फलस्वरूप देश में द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनावों का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह द्विसदनी विधानमंडल अस्तित्व में आया, जिसमें उच्च सदन, राज्य परिषद और निम्न सदन, विधानसभा का प्रावधान था। इन दोनों सदनों के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते थे। इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि 6 सदस्यों गवर्नर जनरल काउंसिल में 3 सदस्य कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होंगे। भारत शासन अधिनियम 1935। परिसंघ अधिनियम के तहत प्रांतों और इकाइयों के रूप में रजवाड़ों को शामिल करके अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। फलस्वरूप इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के संदर्भ में हुआ। संघीय सूची केंद्र के लिए 59 मदों सहित, प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए 54 मदों सहित, समवर्ती सूची केंद्र और प्रांत दोनों के लिए 36 मदों सहित शेष अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए थे। तथापि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रजवाड़े इसमें शामिल नहीं हुए। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन का अंत हुआ तथा इसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता ने ले ली। प्रांत केंद्र के नियंत्रण से काफी हद तक मुक्त हुए तथा इन्हें अपने अपने परिभाषित क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन की स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने की आजादी मिली। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत हुई, अर्थात प्रांतीय विधानसभा के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर को कार्य करना होता था। अधिनियम के ये भाग वर्ष 1930 में प्रभावी हुआ, पर वर्ष 1939 में इसको त्याग दिया गया। केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन। इस अधिनियम केंद्र स्तर पर द्वैध शासन अंगीकृत करने का प्रावधान था। फलस्वरूप संघीय विषय सूची को आरक्षित और स्थानांतरित विषय सूची में विभक्त किया गया था। तथापि अधिनियम का ये प्रावधान प्रभावी नहीं हुआ। प्रांतों में द्विसदनीय पद्धति। इस अधिनियम द्वारा 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय पद्धति की शुरुआत हुई। इस प्रकार मुंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों के विधानमंडलों को 2 सदनों अर्थात विधान परिषद, उच्च सदन और विधानसभा, निचला सदन में बांट दिया गया। इन पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे।